प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राणा सांगा और बाबर के बारे में। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था तो खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में वो क्यों हुआ था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा कौन थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1472 को मेवाड़ के शाही परिवार में हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बुकों में अलग अलग उनके जन्म की चर्चा की गई है, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। वे राणा रायमल के पुत्र थे। राणा रायमल के 3 पुत्र थे। पहले थे पृथ्वीराज, दूसरे थे जयमल और तीसरे थे संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह को ही राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। उनकी युवा अवस्था जो थी वो बहुत ही संघर्ष भरी थी, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार को लेकर भाइयों में संघर्ष छिड़ा वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस संघर्ष में राणा सांगा की विजय हुई थी और 1509 ईस्वी में वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि राणा सांगा कौन थे। अब बात करते हैं खानवा युद्ध के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं राणा सांगा के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मुद्दा क्या है। ये जो मुद्दा राजनीतिक लोगों ने चला रखा है वो कितना महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने भारत में मुगलों की स्थायी उपस्थिति को स्थापित किया, यानी मुगल सत्ता को स्थापित किया, और राजपूतों की जो स्वतंत्र जो सत्ता थी उसको बहुत गहरा झटका लगा था। और खानवा का जो युद्ध है वो पानीपत के प्रथम युद्ध के 1 साल बाद हुआ था। इसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर भारत छोड़ के चला जाए, लेकिन बाबर ने क्या किया कि दिल्ली और आगरा पे अधिकार जमा लिया था। इससे राणा सांगा और बाबर के बीच में जो संघर्ष है वो शुरू हो गया था। राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बाबर को चुनौती दे दी। वे उत्तर भारत से विदेशी आक्रमणकारियों को हटाना चाहते थे और हिंदू राज्यों का एक बड़ा संघ बनाना चाहते थे। बाबर ने पानीपत की जीत के बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि वो भारत में ही रह के शासन करेगा, और ये बात राणा सांगा को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वे चाहते थे कि मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाए। राणा सांगा ने क्या किया कि अफगानों को मेवाड़, मालवा, गुजरात और कई अन्य हिंदू और मुस्लिम शासकों के साथ एक मजबूत सेना बनाई। यहाँ पर आपको समझना है कि उनकी सेना में सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, मुस्लिम भी थे, वो भी उनका सहयोग कर रहे थे। आजकल जो राजनेता हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है ये कि उस जमाने में भी हमारे राजा महाराजा धर्म देखकर मित्रता नहीं करते थे, लेकिन आज के नेता धर्म, जाति, वंश, परंपरा, रंग, रूप सब पे बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं जिससे समाज में फूट पड़ जाती है और लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। उनका उद्देश्य बाबर की शक्ति को समाप्त करना था। किनका? राणा सांगा का। राणा सांगा ने लगभग 80,000 घुड़सवारों और 500 से ज्यादा हाथियों को एक साथ उन्होंने सेना बनाई। उनके साथ अफगान नेता हसन खान मेवाती, महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, और कई अन्य राजपूत राजा थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है, हसन खान मेवाती और महमूद लोदी ये भी राणा सांगा के पक्ष में थे। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन वे तोपों, बंदूकों और नई युद्ध जो तकनीकी थी उससे लैस थे। उनके पास 15 से 20,000 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि तुर्की और मंगोल युद्ध नीति को अपनाया था, और भारतीयों के लिए ये रणनीति बिल्कुल नई थी। उस समय राजपूत राजा तलवार, तीरंदाजी में बहुत माहिर थे, लेकिन उन्हें तोपों, बंदूकों का
ठीक से ज्ञान नहीं था। युद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित खानवा नामक स्थान पे हुआ था। यह एक रणनीतिक स्थान था जहां से आगरा और दिल्ली को नियंत्रित किया जा सकता था। राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना पर तेजी से हमला किया और उनके खेमे में हलचल मचा दी थी। बाबर ने क्या किया कि तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई। इस तकनीक में सैनिक को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके चारों ओर से हमला किया जाता है और ये जो तकनीक है वो राजपूत समझ नहीं पाए। इसके अलावा बाबर ने अपनी तोपों और बंदूकों का उपयोग किया और यही कारण था कि जो राजपूत सेना थी वो कमजोर पड़ गई। राणा सांगा ने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई। वे अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में डटे रहे, लेकिन बाबर की सेना के तोपखाने ने इतनी तबाही मचाई कि राजपूत सेना तोपों के आगे टिक नहीं पाई। युद्ध के दौरान राणा सांगा के कुछ सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है। उसका नाम है सलहदी तंवर। जैसे ही सलहदी तंवर ने साथ छोड़ा, इसके बाद जो राजपूत सेना थी उसका मनोबल गिर गया और वो बिखरने लगे। अंततः बाबर की सेना ने निर्णायक जीत हासिल की खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में हार के बाद राणा सांगा को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वे जीवित बच गए, लेकिन यह हार उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। इस युद्ध के बाद बाबर की सत्ता उत्तर भारत में और अधिक मजबूत हो गई। उसने राजस्थान, दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण और अधिक मजबूत कर लिया था। इस युद्ध के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय शासकों के आपसी मतभेदों और विश्वासघात के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने आसानी से विजय प्राप्त कर ली थी। यही मुख्य कारण है कि हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारियों ने आके अपनी सत्ता जमाई, क्योंकि हमारे बीच में कभी वंश को लेकर, कभी जाति को लेकर मतभेद रहते हैं। हम आपस में ही अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते। ऊंच नीच की भावना हमारे दिमाग में हमेशा भरी रहती है। यही मुख्य कारण है कि हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारियों ने आके आसानी से अपनी सत्ता जमाई है। यहाँ पर बात सिर्फ मुगलों की नहीं हो रही है, मुगलों से पहले भी बहुत आए, उन्होंने भी अपनी सत्ता जमाई। खानवा युद्ध के बाद राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ फिर से सेना तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें उनके ही लोगों ने जहर दे दिया और 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है कि उनके ही लोगों ने जहर दे दिया उन्हें। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश में गद्दारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ये तो थी राणा सांगा के बारे में छोटी सी जानकारी। अब बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगाना घाटी, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर का वंशज था, और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, और ये चंगेज खान की वंशज थी। तो यहाँ पे चंगेज खान और तैमूर दोनों का रक्त बाबर के अंदर था। तैमूर को तो जानते हो, जिसने दिल्ली में आके बहुत मारकाट मचाई थी। उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसकी आत्मकथा को मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उसे देख सकते हो। 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगाना का शासक बना, लेकिन उसके चाचाओं और भाइयों ने उसे चुनौतियां दी। बाबर का सपना समरकंद जीतना था, जो तैमूर की राजधानी थी। 14 साल की उम्र में उसने पहली बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन जल्द ही उसे खो भी दिया था उसने। बाबर ने 1497 और 1501 ईस्वी में 2 बार समरकंद को जीता था, लेकिन उज्बेक शासक सैवानी खान ने उसे हरा दिया था। हार के बाद वह कुछ सालों तक बिना स्थायी राज्यों के घूमता रहा, यानी घुमक्कड़ जो जीवन है वो व्यतीत करता रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को मजबूत किया और नई रणनीतियां सीखी। 1504 में बाबर ने काबुल जीतकर अपना नया केंद्र बनाया। यहाँ से उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। जब उसने काबुल पे अधिकार किया, और भारत का जो संबंध है वो काबुल से बहुत प्राचीन है, यहाँ से उसके दिमाग में भारत
भारत पे आक्रमण करने की योजना आई थी। उसी समय कुछ भारतीय राजाओं ने, मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे, उन्होंने भी उससे भारत पे आक्रमण करने के लिए सहायता मांगी थी कि आओ दिल्ली पे आक्रमण करो और दिल्ली की सत्ता को खत्म करके वापस चले जाओ। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इस पे हम आगे बात करेंगे। बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो 1519 में किया था पंजाब के कुछ इलाकों पर, लेकिन दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोधी से सीधी उसने टक्कर नहीं ली थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर हम सीधी टक्कर लेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा, क्यों ना धीरे धीरे करके उसके आसपास के राज्यों को जीता जाए। पंजाब के गवर्नर दौलत खान और राजपूत शासक राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलाया था। ये बात बिल्कुल सही है। बाबर अपनी आत्मकथा में ये बात लिखता है, उसको मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन इसको गलत इसलिए ना माना जाए क्योंकि उस समय के राजाओं की ये रणनीति हुआ करती थी। लेकिन आज का जो समय है वो एक अलग समय है। लोग आज इसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये चीज फायदे और नुकसान की नहीं है। युद्ध में पराजित करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल राजा करते थे, क्योंकि उनका जो ध्यान होता था वो पूरा युद्ध को जीतने का होता था। अगर कोई व्यक्ति आज उस तथ्य को लेकर आपस में भिड़ जाए तो मैं इसे सबसे बड़ी मूर्खता कहूंगा। आइए आगे बात करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी का क्रूर शासन और अफगान सरदारों के बीच मतभेद हो गया था। बाबर ने तुलुगमा नीति जो थी, इसका मतलब है सेना को 2-3 भागों में ऐसे बांट दिया जाता है, वो नीति अपनाई और तोपखाने का प्रयोग किया था। और इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोधी मारा गया था और बाबर ने दिल्ली आगरा की सत्ता पे कब्जा कर लिया था। तो ये तो था छोटा सा परिचय बाबर का। अब बात करते हैं बाबरनामा की। उसमें क्या लिखा है? बाबरनामा में वैसे तो बहुत कुछ लिखा है। ये है किताब, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो। लिखा है, भारत और हिरात से कई बार दूत आए। हिरात का मतलब है अफगानिस्तान का जो हेरात प्रांत है उसकी बात हो रही है, क्योंकि बाबर को आमंत्रित कब किया गया? जब वो काबुल में आके अपनी सत्ता जमा चुका था, तब भारतीय राजा वहां पे गए और उन्हें और उसे आमंत्रित किया। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, लिखा है, अब जो लोग भी बाबर के साथ थे वे भारत विजय के उसके लक्ष्य के हार्दिक समर्थक थे। काबुल के दक्षिण का प्रदेश बाबर का हो गया। इससे भारत की राह खुल गई। पंजाब में भी बाबर के पैर कुछ अच्छे जमे। चित्तौड़ के राजा ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर की मित्रता चाही। ये बाबर खुद लिख रहा है अपनी आत्मकथा में। अभी और भी है आगे, नीचे की जो लाइनें हैं उन पे ध्यान दो। लिखा है, राजपूत रजवाड़ों ने अपना एक संघ बना लिया था। उनका नेता राणा सांगा बाबर से हाथ मिलाने को तैयार था। पंजाब दौलत खां और उसके बेटों दिलावर खां और अपाक खां गाजी के अधीन था। ये दिल्ली की अधीनता से मुक्ति के लिए आतुर थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बार बार बाबर के पास अधीनता के निवेदन भेजे और साग्रह अनुरोध किया कि आप आकर हमारा उद्धार करें। उधर इब्राहिम लोधी का चाचा सुल्तान अलाउद्दीन आलम खां लोधी भी 70 वर्ष का वृद्ध होने के बावजूद दिल्ली की गद्दी पर आंख लगाए था। इसके लिए वह भी बाबर की शरण में आने को तैयार था। बाबर की अभिलाषाओं के लिए इससे अधिक अनुकूल भला और कौन सी बात हो सकती थी। लिखा है, राणा सांगा का एलची हमसे काबुल में ही मिल चुका था। यहाँ पर एलची का मतलब है दूत। बाबर लिख रहा है कि राणा सांगा का जो दूत है वो हमसे काबुल में ही मिल चुका था। कहा था कि आप दिल्ली आएं तो मैं आगरा पे चढ़ाई करूं। ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय स्थिति ऐसी थी कि लोग दिल्ली की सत्ता को पसंद नहीं कर रहे थे। वहां आपस में गृह युद्ध चल रहा था। सब चाहते थे कि दिल्ली की सत्ता किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में आए। राणा सांगा का भी यही उद्देश्य था कि दिल्ली की सत्ता पे हम कब्जा करें, और इब्राहिम लोधी के जो सगे संबंधी थे वो भी यही चाहते थे कि दिल्ली पे हमारी सत्ता रहे, लेकिन इब्राहिम लोधी शासक ना हो, उसके जगह शासक हम हों। ये संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष के दौरान उसके संबंधियों ने बाबर को आमंत्रित किया काबुल से। उधर राणा सांगा
सांगा ने भी आमंत्रित किया था बाबर को। बाबर ये बात अपनी आत्मकथा में लिखता है क्योंकि उस समय की जो स्थिति है वो ऐसी ही थी। राणा सांगा को भी उस समय ऐसा लग रहा था कि बाबर आएगा, दिल्ली को लूट के चला जाएगा, इसके बाद हम दिल्ली की सत्ता पे अपना अधिकार जमा लेंगे। लेकिन बाबर ने क्या किया कि दिल्ली की सत्ता और आगरा की सत्ता दोनों पे बैठ गया। वो वापस नहीं गया। यही कारण है कि राणा सांगा नाखुश हो गए बाबर से। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं कि खानवा के युद्ध में क्या हुआ था। लेकिन आजकल हमारे जो राजनेता हैं इस मुद्दे को लेकर बैठ गए हैं कि राणा सांगा के वंशज गद्दार हैं, कोई कहता है बाबर के वंशज गद्दार हैं, बाबर विदेशी था। अगर देसी और विदेशी की बात होगी तो सारे लोग विदेशी ही हैं, कोई देसी नहीं है। फर्क सिर्फ समय का है, कोई पहले आया तो कोई बाद में आया। जब मुगलों की सत्ता हमारे देश में थी तो मुगलों की सेना में अधिकतर राजपूत ही थे। अकबर से लेकर औरंगजेब तक आप इतिहास को अच्छे से देख सकते हो और सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थे। ये नेता समाज को गलत इतिहास बताकर बांटने का प्रयास करते हैं और उनके समर्थक भी उनका सहयोग करते हैं। पूर्व समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो गुजर चुका है। आज हम उस मुद्दे को उठा के अपना समय व्यर्थ में खराब कर रहे हैं। हमें अपना ध्यान रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य इन पर देना चाहिए और सरकार को भी इन पर ही बात करनी चाहिए। ये नफरत की राजनीति सिर्फ समाज को ही नहीं देश को भी बर्बाद कर देती है। सपा सांसद ने जो कुछ कहा वो एक अलग बात है, लेकिन उसको आजकल राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम सबको इतिहास में पढ़ने को मिलती है ये चीज। तो अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अधिकतर गलत तथ्य भी प्रस्तुत किए गए हैं और अगर कोई बात सही भी है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। उस समय के राजा महाराजाओं के बीच इस तरह के संबंध होते थे। एक दूसरे को पराजित करने के लिए राजा एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज हम उन चीजों को उखाड़ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और राजनेता तो खुद ही चाहते हैं कि समाज आपस में लड़े और उनका वोट बैंक तैयार हो। लेकिन ये बात उन सामाजिक लोगों को सोचनी चाहिए कि ये राजनेताओं के द्वारा फैलाया गया एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से उन्हें बचना चाहिए। पूर्व काल में क्या हुआ, किस राजा ने किसकी मदद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्तमान के ऊपर। फर्क यही पड़ेगा कि हम आपस में लड़ेंगे और मजा कोई और लेगा। इससे बेहतर है कि हम अपने वर्तमान पर विशेष ध्यान दें। जो समय बीत गया है वो वापस नहीं आने वाला और ना आप उसको बदल सकते हो। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अगर आप लोग बाबरनामा को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।